नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज मैं अपने इस एपिसोड में बाल रंगमंच के बारे में चर्चा करूंगा और आपका हमारे डॉक्टर LSK एकेडमी के 4th एपिसोड में आपका आदरपूर्वक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरा चौथा वीडियो बन रहा है और बाल रंगमंच की मैं चर्चा करूँगा। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा में ये समझ पाएंगे कि बाल रंगमंच क्या है और बाल रंगमंच कैसा होना चाहिए, जिसको आकार देने में सुविधा हो और जो बाल नाटकों का सृजन का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो बाल नाटकों के रंगमंच के संबंध में एक बहुत ही स्थापित बाल साहित्यकार, बाल नाट्यकार, निर्देशक, अभिनेता डॉक्टर निष्काम प्रसाद का ये कथन है, नाटक में तू ना अटक, चटक मटक बेकार। उनका ये कहना है कि नाटक में आप अटके नहीं और चटक मटक बेकार है। चटक मटक का मतलब है कि तमाम व्यर्थ का संयोजन, तमाम व्यर्थ का ऐसा उसमें चटक मटक दिखाएं और उसको एकदम आर्टिफिशियल रूप दे दें और वो अत्यधिक खर्चीला हो जाए और वो आपके सहन आर्थिक क्षमता से भी बाहर चला जाए और रंगमंच की जो सामग्री है उसको जुटाने में भी आपको परेशानी हो, तो इस प्रकार का बाल रंगमंच आप संयोजित ना करें। बाल साहित्य के प्रथम शोध विद्वान डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी ने अपनी पुस्तक बाल साहित्य एक अध्ययन में यह सुझाव दिया है कि बाल नाटक और बाल नाटकों का मंच एकदम सीधा साधा होना चाहिए। इसके अलावा और भी बाल नाट्यकार, बाल नाटकों के निर्देशक और अभिनेताओं ने ये सुझाव दिया है कि जितना संभव हो सके तो बाल रंगमंच सीधा साधा होना चाहिए ताकि उसको हर जगह आसानी से संयोजित किया जा सके। वो चाहे भव्य प्रेक्षागार में हो या किसी स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय के रिक्रिएशन हॉल में हो, मनोरंजन कक्ष में हो, कॉन्फ्रेंस हॉल में हो या कोई स्कूल का बरामदा हो, किसी पार्क का चबूतरा हो, घर का आंगन हो, छत हो या कमरा हो या किसी भी प्राइमरी जूनियर स्कूल का प्रांगण हो। बाल रंगमंच यानी बच्चों का जो रंगमंच है, अभिनय स्थल है, स्थल वो ऐसा होना चाहिए कि वो साधारणीकृत की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस साधारणीकृत का आशय ये है कि जितना हम इसको आसान बनाएंगे उतना ही एक नाटक को बार बार या कई जगह हम मंचित कर सकते हैं और मंचन करने में आसानी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक नाटक में 5 पात्र रखते हैं तो जितने पात्र पर्दे पर अभिनय करेंगे तो उतने ही पात्र रिजर्व में रखने पड़ते हैं, क्योंकि यदि कोई पात्र उस दिन जुकाम हो गया, बुखार हो गया, बाल पात्र है, कोई विशेष बात हुई, नहीं आया, उसका मन नहीं हुआ, तो उसका अल्टरनेटिव जो करेक्टर है, पात्र है, वो वहाँ आ सके। और नहीं तो अगर वो पात्र किसी कारण से नहीं आ पाया तब तो वो नाटक नहीं हो पाएगा। तो जितने पात्र अभिनय करते हैं उतने ही पात्र रिजर्व में रखे जाते हैं और उतने ही पात्र
या लोग मंच की व्यवस्था करने में भी लगते हैं। ये तो हुई पात्रों की बात। अब दूसरा बात यह है कि रंगमंच क्या है। रंगमंच का तात्पर्य उस स्थल से है या उस अभिनय स्थल से है जहाँ पर बच्चे एक नाटक का अभिनय करते हैं। वो नाटक चाहे बाल नाटक हो, लघु नाटिका हो या एकांकी नाटक हो। अब इस एकांकी नाटक को संयोजन करने में सबसे बड़ी बात आती है दृश्य विधान। जब हम इसको मंच सजाते हैं तो मंच में कई कुर्सियाँ, कई मेज और कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको जुटाने में हर जगह सहजता ना हो, या बड़े बड़े पर्दे लगाने, पर्दे और पर्दे लगाने और तमाम चीज़ें लगाना, ये सब काफ़ी काम भी बढ़ जाता है और इसकी कोई उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि हम चाहें तो अपने मंच को कितना भी भव्य स्वरूप दे लें, वो अलग बात है, लेकिन जितना सीधा साधा मंच होगा उतनी आसानी होगी। आइए हम कॉम्प्लिकेटेड मंच की बात करते हैं। हम इससे क्यों बचें। सपोज दैट एक बाल नाटक में 4 दृश्य हैं और चारों ही दृश्य अलग अलग कैटेगरी के हैं। अब उन चारों दृश्य के लिए पहली बार सोफा का दृश्य बना, लोग बैठे। फिर तीसरी बात कहीं बगीचे का दृश्य आ गया। अब बगीचे के लिए पेड़ पौधे झाड़ी लाना पड़ेगा। उसके बाद में सपोज दैट वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अब लड़ाई झगड़ा करने का सीन चाहिए। उसके बाद यदि और कोई हमें दृश्य नदी, पर्वत, पठार, मैदान का देना है, ट्रेन का देना, बस का देना है, तो इतनी सामग्री सब मंच पर लाना संभव नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार से हमने आर्टिफिशियल सामग्री या अल्टरनेट सामग्री इकट्ठे भी कर ली तो सेट बनाने में समय लग जाता है, नया सेट करने में समय लगता है, फिर नए सेट में अभिनेताओं की वेशभूषा बदलनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जितने दृश्य होंगे उतनी वेशभूषा बदली जाती है और ये बहुत कठिन कार्य है कि एक ही दृश्य बंद पर, एक ही दृश्य पे पूरे नाटक को एक साथ अभिनीत कर दिया जाए। ये बहुत कठिन काम है, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए जब एक नाट्यकार कहानी लिखता है, कथा वस्तु का सृजन करता है, तब उसी समय कथा वस्तु के संयोजन के समय उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा नाटक है, ये नाटक के में कितने पात्र होंगे, उनकी क्या वेशभूषा होगी, कितनी बार वेशभूषा बदलनी पड़ेगी, ये वेशभूषा सामग्री सहज अवेलेबल है, सर्वत्र अवेलेबल है या नहीं है, या कहीं इसमें कठिनाई होगी। एक चीज़ तो ये, दूसरी उसकी सामग्री, सेट सामग्री। तो इस प्रकार से सेट को बार बार बदलना भी काफ़ी कहते हैं कि श्रमसाध्य कार्य भी है और इसमें जितना बार हम सेट बदलेंगे तो क्रमबद्धता टूटती है और कई दृश्य विधान देने से जटिलता होती है और पहले दृश्य में क्या हुआ दर्शक भूलने लगते हैं। और बाल दर्शकों की तो एक उनका मनोविज्ञान है कि उनका बहुत देर तक किसी कार्य में मन नहीं लगता है और उपेंद्र नाथ अस के नाटक पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना पात्र भी कम हो, उनकी भाषा भी सरल हो, डायलॉग भी छोटे छोटे हों, उनकी वेशभूषा साधारण हो, छात्रों की जैसे हो। और क्या कहते हैं कि अगर कोई पौराणिक हम वो ले रहे हैं तो भी साधारण वेशभूषा होनी चाहिए, छात्रों की वेशभूषा होनी चाहिए और इस प्रकार से साधारण कपड़े होना चाहिए। सामग्री है तो सामग्री मुकुट वगैरह दफ्ती गत्ते के बना सकते हैं। प्रकृति दिखाने के लिए क्या कहते हैं घास फूस के गमले भी रख सकते हैं। जो सामग्री वहाँ सहज उपलब्ध हो वह सामग्री वह जुटाने की कोशिश करना चाहिए और इसमें ऐसी हमें कथा वस्तु देनी चाहिए ताकि ज़्यादा हमें बालकों की ज़रूरत ना पड़े, बालिकाओं की ज़रूरत ना पड़े और ताकि रिहर्सल में बहुत कठिनाई ना हो। तो बाल रंगमंच ऐसा होना चाहिए जिसमें अभिनेताओं को भी आसानी हो, सहजता हो और रंगमंच की जो व्यवस्था कर रहे हैं बहुत खर्चीला ना हो, बहुत उसमें तमाम लाइट ना हो, बहुत उसमें भव्यता ना हो, बहुत खर्चीला किराए पर लेके न किया गया हो रंगमंच की व्यवस्था, क्योंकि इसमें टिकट की बिक्री नहीं होती है। सभी लोग सब ये फ्री की सेवा होती है
और कहीं अगर रंगमंच अगर भव्य प्रेक्षागार में किया तो कार्ड टिकट डोनेशन लेने में हालत ख़राब हो जाती है। तो हालत ये होती है कि रंगमंच का जो निर्देशक है वो टूट जाता है। अपने पैसे से कब तक करेगा, अपनी सैलरी से कब तक करेगा, और बाहर जो अपेक्षित सहायता वो मिल नहीं पाती है। इसलिए सब कुछ अपने ही कार्य से करना पड़ता है। तो अपने कार्य से, अपनी सैलरी से और अपने साधनों से करने का एक ही सुगम और आसान तरीका है कि जितना उसको सीधा साधा बनाया जाए। तो ये रंगमंच ऐसा रहेगा, और सीधा साधा कम पात्रों वाला, कम दृश्य वाला और एक अंक वाला जो नाटक होगा उसमें उसको क्या कहते हैं कि आप प्रेक्षागार में भी खेल सकते हैं, स्कूल कॉलेज में खेल सकते हैं, और रोड में भी बच्चे उसको मंचित कर सकते हैं, और चबूतरे, छत और पार्क कहीं भी कर सकते हैं। क्या बात होगी? बात ये होगी कि वही एक नाटक बहुत जगह खेला जा सकता है और एक ही संदेश बहुत जगह दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें सामग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, विशाल टेंट की ज़रूरत नहीं है, तो खर्चीला नहीं है। इसलिए जितना कम से कम खर्चे में नाटक मंचित किया जाएगा वो नाटक ज़्यादा बार अभिनीत किया जा सकता है। तो ये रंगमंच की चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ और है कि रंगमंच में लेखक निर्देशक का एक तालमेल होना बहुत आवश्यक है। यदि कहीं निर्देशक को लगता है कि ये नाटक अभिनय करने में बाल पात्रों को कठिनाई होगी और ये नहीं कर सकते हैं, डायलॉग कहीं छोटे करना चाहिए, इसकी स्थिति बदलनी चाहिए, तो सहज रूप से उसके निर्देशक के सुझाव को नाट्य लेखक को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने नाटक को बार बार उसको चेंज करना चाहिए। यही तो प्रयोगधर्मिता है। बाल रंगमंच प्रयोगधर्मिता है। और जो नाटककार नाटक लिखते हैं, स्वयं निर्देशन करते हैं, अभिनय करते हैं, करवाते हैं, वो प्रयोगधर्मी नाट्यकार है। इसीलिए ये बाल नाटक प्रयोगधर्मी विधा है। और मेरी बाल नाटकों के शोध यात्रा में मैंने 2 प्रयोगधर्मी पाए। एक डॉक्टर निष्काम, जिन्होंने अपनी पुस्तक रत्नों की वर्षा में लगभग 24 नाटक लिखे, 21 नाटक थे और 3 नुक्कड़ नाटक सब बच्चों के थे। उन्होंने सारे नाटक मंचित किए। और दूसरी हमें दिल्ली की श्रीमती रेखा जैन, वही प्रयोगधर्मी नाट्यकार रहीं और उन्होंने बच्चों के लिए आजीवन समर्पण का भाव दिया। उन्होंने बच्चों के लिए कार्यशालाएँ की और वो काफ़ी समर्पित प्रयोगधर्मी नाट्यकार रही हैं। यहाँ कानपुर में हमारे यहाँ आचार्य तुलाराम जी हैं, हमारे मित्र हैं, वो शिक्षक हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं। वो लगभग 10-15 वर्षों से काफ़ी उन्होंने नाटक बच्चों को मंचित कराए हैं और उन नाटकों को उन्होंने समय समय पर हमसे भी कभी सलाह लिया है, कभी मैं भी कभी थोड़ा बहुत जो हो सका मैंने उनको साथ दिया है। लेकिन ये नाटक 3 लोग मुझे ऐसे लगे जो प्रयोगधर्मी नाट्यकार हैं। और भी नाटककार हो सकता है मैं वहाँ तक न पहुँचा हूँ या मैं न जा पाया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति नाटक को लिख रहा है, लिखे हुए नाटक को निर्देशित कर रहा है, बाल पात्रों को से मंचित करा रहा है, स्वयं मंचित करा रहा है और बच्चों को अच्छा संदेश दे रहा है, वो प्रयोगधर्मी नाट्यकार है। और बाल नाटक प्रयोगधर्मी विधा है। ये कठिन विधा है वस्तुतः। कविता, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं से ये वस्तुतः कठिन विधा है और ये झंझटी विधा है। इसमें सब कुछ आसान नहीं है। इसमें नाटक निर्देशक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कभी मैं अगले जो हमारा एपिसोड बनेगा, नाट्य निर्देशकों की क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान है, वो उसकी चर्चा मैं अगले किसी उसमें करूँगा। और आज हमारा जो मुख्य हमारा चर्चा का विषय है हमारा बाल रंगमंच। मेरा एक ही आप सभी से अनुरोध है, जो शिक्षक बंधु हैं और जो स्कूल कॉलेज के शिक्षक हैं, वो अपने विद्यालय में झांसी की रानी, राजा हरिश्चंद्र आदि जो बच्चों को अच्छा संदेश दे सकें, अच्छा मैसेज दे, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध इत्यादि आदि जो कहते हैं कि प्राचीन रेफरेंसेस हैं और वर्तमान रेफरेंस में जो हमारे वीरता और हमारे देश का गौरव गरिमा मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, ब्रिटिश राज को कैसे हम लोगों ने उखाड़ फेंका, उसके जो गौरव गरिमामयी रेफरेंस हैं उनको ले करके और हमें बालकों में ऐसे कहते हैं कि
नाटकों को रखने की ज़रूरत है, मंचित कराने की ज़रूरत है, ताकि हमारी बाल पीढ़ी हमारी सुधर सके, उसका मन अच्छा हो सके, समझ सके और वो क्या कहते हैं कि एक वांछित संदेश ले सके मनोरंजन के साथ। वो संदेश क्या हो सकता है? बच्चे नेक बच्चे बन सकते हैं, पढ़ने लिखने वाले बन सकते हैं, एक सफल सामाजिक बनेंगे, सफल नागरिक बनेंगे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए भी तैयार रहेंगे और समाज में, अपने समाज में और विश्व के समाज में एकता कायम करने का प्रयास करते रहेंगे। और यह चीज़ ये बाल रंगमंच के माध्यम से संभव है, क्योंकि मुझे एक ऐसा रेफरेंस प्राप्त हुआ था कि जब रूस में संकट आया था तो वहाँ 400 बच्चों ने जाकर अपनी टोलियाँ बनाकर अपना रंगमंच सैनिकों के मध्य में, युद्ध स्थल के मध्य में उनका मनोबल बढ़ाया था। और वो मनोबल और ये उनकी छात्रों की प्रयोग धर्मिता अपने उस राष्ट्र के लिए काफ़ी सकारात्मक साबित हुई। और क्या कहते हैं कि इस प्रकार से जितने भी देश हैं और वो जो भी अपने बाल पीढ़ी को बनाना चाहें वो बाल नाटकों के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा आप सभी सुधी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि आप मेरे लिए मात्र दर्शक नहीं हैं, अभी मेरे साथ में आप वही दर्शक हैं जो हमारे जीवन में जुड़े रहे हैं, तो हमारे आदरणीय हैं। इसमें हमारे गुरुजी भी हैं, गुरुओं को सादर नमन, हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको सादर नमस्कार। इसमें हमारे स्टूडेंट भी हैं बीएड बीटीसी के, उनको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हमारा आशीष भरा आशीर्वाद। तो मेरी एक बाल नाटकों का ये एपिसोड बनाने की यही मंशा है कि बाल नाटकों में जो मैंने रिसर्च किया है वो आप तक कुछ पहुंचा सकें, और यदि एक बाल पीढ़ी का और किसी का भला हो सके तो मुझे भी खुशी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। आप लोगों ने हमारा ये एपिसोड देखा, हमारे साथ रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। जय हिंद।